अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक से होंगे, खैरियत से होंगे और इसी के साथ आपकी स्टडी भी जो है जारी होगी। तो केमिस्ट्री 9th में हमने स्टार्ट किया हुआ था फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर में 9th लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये हमारा 10th लेक्चर होगा, 10वां लेक्चर होगा, जिसमें हम फार्मूला यूनिट एंड फार्मूला मास के बारे में स्टडी करेंगे। सही है, बड़े ही एक कन्फ्यूजिंग टाइप टॉपिक है क्योंकि जो है स्टूडेंट ये मतलब जज नहीं कर पाते कि कब जो है फार्मूला को हमने फार्मूला यूनिट कहना है और कब उस फार्मूला को हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला कहना है। वो सब ही फार्मूला को समझते हैं कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और सब ही मॉलिक्यूलर मास को समझते हैं कि ये मॉलिक्यूलर मास है। असल में इस तरह नहीं है, इसमें कुछ बाउंड्रीज है, उस बाउंड्रीज़ को आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने लिए उसको क्लियर करें। सही है, तो आते हैं लेक्चर की तरफ। टॉपिक है हमारा फार्मूला यूनिट के बारे में। सबसे पहले कोशिश करेंगे कि टॉपिक को क्लियर करें। अच्छा, इसमें पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बाद में एक प्रॉपर डेफिनेशन में आपको बताऊंगा, फिर वो डेफिनेशन आप अपने लिए नोट करें। सही है, तो जो है कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, वो पॉइंट्स अपने लिए आप नोट करें। फार्मूला यूनिट आयोनिक कंपाउंड के लिए, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए फर्स्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सिर्फ आयोनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होगा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए नहीं है, ये सिर्फ आयोनिक कंपाउंड के लिए, ठीक है, यहाँ तक ले आयोनिक कंपाउंड के लिए। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड को थोड़ा सा हम मज़ीद डिटेल में स्टडी करेंगे, हालांकि ये इस पर एक अलग जो है लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सही है, फिर भी एक दफ़ा इसको हम खोल के देखते हैं ताकि फार्मूला यूनिट आपको सही से समझ में आए। अच्छा, जो आयोनिक कंपाउंड है दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, मोस्टली ये जो है क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है, मोस्टली ये क्या होते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं। और ये क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल जो है मिलते हैं या ये कंपोस्ट ऑफ, ठीक है, ये किस तरह बनते हैं क्रिस्टल, कंपोस्ट ऑफ क्रिस्टल यूनिट्स। बहुत सारे क्रिस्टल यूनिट आपस में मिलकर जो है हमारे पास क्या बनाते हैं, एक क्रिस्टल को बनाते हैं, ठीक है। और इसी क्रिस्टल में आयंस की जो तादाद है, आयंस की जो रेशो है, उसी को हम क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट कहते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको मैं डीप लेके जा रहा हूँ। पहले मैंने कहा कि मतलब जो है फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होते हैं। और आयनिक कंपाउंड क्या है, आयनिक कंपाउंड आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। आयनिक कंपाउंड जो है इसकी जो असल खुद की जो कंपोजिशन है ना, वो आयंस से है, ये आयंस से मिलकर बना है। और आयंस क्या है, आयंस जो है एटम हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकता है that contain electrical charge, ठीक है। एक एटम अकेला भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, और उस ग्रुप ऑफ एटम या एक एटम अकेले पे चार्ज आता है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। और जो आयनिक कंपाउंड है वो इसी से मिलकर बना है। जिस तरह जो है एग्जांपल में आप ले लें सोडियम क्लोराइड NaCl, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड असल में इसकी जो कंपोजिशन है वो आयंस से है, और यही आयंस आगे जाके क्या बना रहे हैं, क्रिस्टल बना रहे हैं। यही आयंस अरेंज होके हमारे लिए क्रिस्टल बना रहे हैं। और ये क्रिस्टल जो है ख़ुद किस चीज़ से कंपोस्ट है, कंपोस्ट ऑफ क्रिस्टल यूनिट है, ठीक है। इसको भी मैं आपको ये मतलब खोल के दिखाऊंगा, ठीक है, स्ट्रक्चर बना के मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सब चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसका क्या मतलब है। मैंने कहा आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड जो है क्रिस्टल से बना हुआ है, ये खुद एक क्रिस्टल है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। असल में सॉलिड के दो टाइप हो सकते हैं, या एमॉर्फस सॉलिड होगा या क्रिस्टलाइन होगा। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में क्या फ़र्क है, क्रिस्टलाइन में एटम की जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है, हाईली स्पेसिफिक है, और जो एमॉर्फस सॉलिड है, एमॉर्फस में एटम इधर उधर मतलब अरेंज हुए हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन मैंने कहा ये जब ये क्रिस्टल है मतलब यहाँ पे एटम के बहुत मतलब स्पेसिफिकली अरेंज है, और मैंने कहा ये क्रिस्टल आगे जाके कंपोस्ट ऑफ क्रिस्टल यूनिट है, ये यूनिट से मिलकर बना है। तो असल में जो फार्मूला यूनिट है ना वो यहाँ से निकले हैं, यहाँ से। तो दो चीज़ हमने यहाँ पे क्लियर करना है कि मतलब जो है आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल फॉर्म में किस तरह आता है और इसमें क्रिस्टल यूनिट क्या होता है। जब ये दो चीज़ आपको समझ में आ गया फिर फार्मूला यूनिट आपके लिए क्लियर होगा, ठीक है। तो आते हैं इस चीज़ पे कि जो है क्रिस्टल कंपोस्ट ऑफ क्रिस्टल यूनिट, क्रिस्टल यूनिट असल में क्या होता है। क्रिस्टल यूनिट सपोज जो है मैं सोडियम क्लोराइड का आपके लिए मतलब जो है क्रिस्टल बनाऊंगा कि सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है, जो बड़े बड़े नमक के आप पहले पत्थर देखते हो, फिर उस पत्थर को हम क्या करते हैं, क्रैश करते हैं। वो जो बड़ा पत्थर है किस तरह बन रहा है, जो बड़ा जो है क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का वो किस तरह बन रहा है, पहले उसको देखते हैं, ठीक है।
असल में जो है इसका जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक क्यूब बनाते हैं यहाँ पे, होप कि मतलब ये क्यूब की तरह नज़र भी है। अच्छा, ये क्यूब की तरह नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो सोडियम एंड क्लोरीन है ना, सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोरीन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे एक सोडियम मतलब इस तरह जो है, इसको हम कहते हैं वर्टिसेस में, जो सोडियम एंड क्लोरीन है ना, इस वर्टिसेस में ख़ुद को इस तरह अरेंज करते हैं, इस तरह। इसको अभी हम क्या कहते हैं? ये क्रिस्टल का एक यूनिट है। इसी तरह के बहुत सारे क्रिस्टल यूनिट एक जगह पे जो है मिल के हमारे लिए क्या बनाते हैं? एक बहुत बड़ा सा क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है। ये क्रिस्टल का एक यूनिट हो गया। इसी तरह एक दूसरा यूनिट जो है, एक ये दूसरा यूनिट हमारे पास हो गया। इसमें भी एटम की इसी तरह मतलब अरेंजमेंट है, इसमें भी एटम के अरेंजमेंट है। फिर इसी तरह एक और तीसरा जो है हमारे पास यूनिट आ गया, एक और यूनिट आ गया हमारे पास। इस तरह एटम्स इसमें जो है मतलब आयंस अरेंज हुए इसमें इस तरह, ठीक है। इसी तरह का एक और हमारे पास क्रिस्टल यूनिट आ गया, इस तरह क्रिस्टल यूनिट आ गया। अब क्या होंगे? ये यूनिट दूसरे यूनिट के साथ इस तरह ज्वाइन होगा, फिर ये तीसरा यूनिट इसके साथ इस तरह ज्वाइन होगा, चौथा यूनिट इसके साथ ज्वाइन होगा, फिर पांचवा यूनिट इसके साथ, फिर इसी तरह मतलब बॉटम लेवल पे भी इसी तरह अरेंज होगा, फिर अपर में भी जो है इसके अबव भी अरेंज होगा, इसके इस साइड भी अरेंज होगा, इसके इस साइड भी अरेंज होगा, इसके पीछे भी अरेंज होगा, ठीक है। तो ये असल में मुख्तलिफ यूनिट्स मिलकर हमारे लिए क्या बनाते हैं? क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है। एक ये यूनिट, इस यूनिट को हम कहते हैं क्रिस्टल यूनिट, इट इज़ कॉल्ड क्रिस्टल यूनिट। इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल यूनिट कहते हैं। और इस क्रिस्टल यूनिट में जो है एक सोडियम एक क्लोरीन नहीं होता। सपोज मैं कहता हूँ जो है सोडियम क्लोराइड का फार्मूला जो है क्या है? NaCl। NaCl का यहाँ पे क्या मतलब है? NaCl का ये मतलब है कि इस क्रिस्टल यूनिट में आयंस की जो रेशो है वो 1:1 है। समझ में नहीं आया? चलो फिर से एक दफ़ा बताता हूँ, सही। मैंने कहा ये असल में क्रिस्टल यूनिट है, और ये क्रिस्टल यूनिट किस चीज़ से बना है? आयंस से, जिसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब क्या इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा? नहीं, फार्मूला तो यही बता रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन ये जो क्रिस्टल खुद, इसका जो यूनिट है, ये बहुत सारे सोडियम से और बहुत सारे क्लोरीन से मिलकर बना है, बहुत सारे सोडियम से और बहुत सारे क्लोरीन से मिलकर बना है। तो ये फार्मूला किस तरह हमने ड्राइव किया? ये फार्मूला हमें असल में ये बताता है कि इस जो है इस क्रिस्टल में सोडियम भी है और क्लोरीन भी है। कितने सोडियम है? सपोज मैं कहता हूँ 8 सोडियम है। कितने क्लोरीन है? 8 क्लोरीन है। एक यूनिट को बनाने के लिए 8 क्लोरीन चाहिए, एक 8 जो है सोडियम चाहिए। एक क्रिस्टल यूनिट को बनाने के लिए 8 सोडियम चाहिए, 8 क्लोरीन चाहिए। तो इसका रेशो अगर हम निकालेंगे क्या होगा? 8 1 से 8, 8 1 से 8, तो इसका रेशो आएगा 1:1। ये जो है रेशो असल में इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। ये फार्मूला यूनिट है, असल में फार्मूला यूनिट है। तो सोडियम 1 आया, जिसकी वजह से हम इसको इस तरह लिखते हैं Na। क्लोरीन कितना आया? क्लोरीन भी 1 आया, तो इसका भी 1, ठीक है। असल में ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये जो फार्मूला है ना, ये हमें क्या बताता है? इट इज़ द रेशो ऑफ आयंस इन अ क्रिस्टल यूनिट। ये असल में हमें ये बताता है कि इस क्रिस्टल यूनिट में आयंस का रेशो क्या है। यहाँ पे रेशो है 1:1, मतलब एक सोडियम एक क्लोरीन है। हर एक सोडियम के लिए एक क्लोरीन अवेलेबल है, या हर एक क्लोरीन के लिए एक सोडियम अवेलेबल है, जिसकी वजह से रेशो 1:1 आता है। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, फिर से एक दफ़ा शुरू से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। फार्मूला यूनिट मैंने कहा आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, और आयनिक कंपाउंड मैंने कहा कि वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। फिर मैंने आपको कहा कि क्रिस्टल जो है कंपोस्ट ऑफ क्रिस्टल यूनिट है। बहुत सारे क्रिस्टल यूनिट आपस में मिलकर, जिस तरह एक ये क्रिस्टल है, अब इसके इस वाले फेज़ में भी क्रिस्टल आ सकते हैं, क्रिस्टल यूनिट। इसके इस फेज़ वाले में भी, मतलब इस साइड में भी आ सकते हैं, इसका पीछे भी आ सकते हैं, डाउन भी आ सकते हैं, और अबव भी आ सकते हैं। मतलब टोटल 6 फेजेस इस क्रिस्टल के 6 फेजेस पे मतलब क्रिस्टल यूनिट आ सकते हैं, जिसकी वजह से उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टल ग्रोथ। मतलब बार बार जब ये क्रिस्टल यूनिट आके इस क्रिस्टल को बहुत बड़ा मतलब बनाएगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टल ग्रोथ। तो ये क्रिस्टल ग्रोथ होते 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 बहुत बड़ा क्रिस्टल आता है। फिर इस क्रिस्टल में से एक यूनिट को हम निकालते हैं, एक यूनिट को हमने ड्राइव किया, एक यूनिट को हमने निकाला।
अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं। इसमें मैंने मतलब जो है रिसर्च करने के बाद, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे ये पता चला कि इस यूनिट में सोडियम भी है, क्लोरीन भी है। तादाद की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे अभी तक ये पता चला है कि इसमें सोडियम भी है, क्लोरीन भी है। अब कितने सोडियम है, मैंने सपोज मतलब ड्राइव किया 8, कितने क्लोरीन इस यूनिट में, 8 क्लोरीन है, तो 8 सोडियम 8 क्लोरीन। जब इसका रेशो मैंने निकाला तो रेशो 1:1 आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि इस यूनिट में हर एक सोडियम के लिए 1 क्लोरीन अवेलेबल है। ये जो रेशो है, इस रेशो को जब हम फार्मूला की सूरत में लिखेंगे, देखो सोडियम का 1 आ रहा है, क्लोरीन का 1, जिसकी वजह से यहाँ पे एक Na आ गया, एक क्लोरीन आ गया, ठीक है, एक Na एक जो है क्या, क्लोरीन। तो इस फार्मूला को हम क्या कहते हैं, दिस फार्मूला इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। तो फार्मूला यूनिट सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड में क्रिस्टल यूनिट होते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड में क्रिस्टल यूनिट नहीं होता। मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्रिस्टल में नहीं होता, वो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अलग है। लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं है, एक यूनिट दूसरे यूनिट के साथ ज्वाइन है, दूसरा यूनिट तीसरे यूनिट के साथ के ज्वाइन है, चौथा यूनिट पांचवें यूनिट के साथ के ज्वाइन है, नेक्स्ट यूनिट इसके साथ 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 ज्वाइन है, नेक्स्ट यूनिट के इसके साथ ज्वाइन है, नेक्स्ट यूनिट के इसके साथ ज्वाइन है, नेक्स्ट यूनिट इसके साथ ज्वाइन, 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 जिसकी वजह से बहुत बड़ा क्रिस्टल बनता है। उसमें से एक यूनिट को हमने लिया, एक यूनिट को हमने ड्राइव किया, उस यूनिट में आयंस की तादाद जो है, मतलब जब हम रेशो निकालेंगे उस रेशो से जब फार्मूला बनता है वो हमारे पास को कहते हैं फार्मूला यूनिट। तो जिसकी वजह से फार्मूला यूनिट टेल अस अबाउट द रेशो ऑफ आयंस इन अ क्रिस्टल यूनिट। इस पर्टिकुलर क्रिस्टल यूनिट में आयंस की रेशो क्या है, उस रेशो को हम जब ड्राइव करेंगे उस रेशो को हम कहते हैं क्या, फार्मूला यूनिट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसमें एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ना, इसी तरह का सेम हमने मॉलिक्यूल के बारे में भी पढ़ा है। वहाँ पे हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। वहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूले से मैं क्या ड्राइव किया, रेशो। मॉलिक्यूलर फार्मूला का जब रेशो हम ड्राइव करते हैं उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। सपोज जो है हमने इस तरह किया था C6H12O6, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन 6 कार्बन, रेशो 12 हाइड्रोजन, रेशो 6, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, जिसकी वजह से CH2O बनता है। अब ये असल में मॉलिक्यूल है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल से जब आप रेशो इस तरह निकालते हैं इसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला जब क्रिस्टल यूनिट से आप इसी तरह का रेशो ड्राइव करते हो उसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया आपको? तो ये बेसिक से डिफरेंस है, लेकिन कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब इसको जो है आप फार्मूला यूनिट नहीं कह सकते, ये जो है क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें से रेशो आपने निकाला, ये एम्पेरिकल फार्मूला हुआ। ये क्रिस्टल यूनिट है, आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल यूनिट है। क्रिस्टल से आपने रेशो निकाला, ये रेशो निकाला, इससे जो रेशो आपके लिए जो फार्मूला बनता है वो हमारे पास क्या है, फार्मूला यूनिट है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया आपको? अच्छा, तो बेसिकली जो है क्या है, हमने कहा कि जो आयनिक कंपाउंड है वो क्रिस्टल से मिलकर बना है और क्रिस्टल जो है क्रिस्टल यूनिट से मिलकर बना है, और उस क्रिस्टल में आयंस की जो रेशो निकालेंगे उसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। सपोज मॉलिक्यूल के लिए फार्मूला यूनिट इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, और इसी तरह जो है आयनिक कंपाउंड के लिए आप मॉलिक्यूलर फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट से लाइक दैट। आप इस तरह नहीं कह सकते हो सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड का जो है नमक का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, आप कहें सोडियम क्लोराइड, नहीं, ये गलत है। सोडियम क्लोराइड जो है क्या है, फार्मूला यूनिट है। किस चीज़ का? क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड का। टेबल साल्ट का जो है हमारे पास जो रेशो है, जो फार्मूला यूनिट है, उस एक यूनिट में सोडियम एंड क्लोरीन का रेशो क्या है, 1:1। तो बेसिकली ये आपको क्या बता रहे, रेशो बता रहे कि सोडियम क्लोराइड का जो यूनिट है उसमें एक सोडियम और एक क्लोरीन का क्या है, रेशियो है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? होप कि जो है आपको मतलब ये क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही मतलब एक छोटा सा लेकिन बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है कि आप जो है मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला में और फार्मूला यूनिट में आपको फ़र्क समझ में है, ठीक है। मॉलिक्यूल का क्या क्या होता है, चलो इसको मैं आपके लिए लिख लेता हूँ, सही है, इसको नोट करिए, शाबाश। मैंने आपको कहा था एक प्रॉपर डिफिनेशन मैं आपको बताऊँगा, प्रॉपर डिफिनेशन आप इस तरह लिख ले, सही है। फार्मूला यूनिट बेसिकली गाइड अस अबाउट द रेशो ऑफ आयंस विद इन अ क्रिस्टल यूनिट। एक क्रिस्टल यूनिट में, फिर से बताता हूँ, ठीक है। फार्मूला यूनिट बेसिकली
गाइड अस अबाउट द रेशो ऑफ आयंस इन अ क्रिस्टल यूनिट। ठीक है, ये अपने लिए आप नोट करें। फिर इसमें से जो है बाकाया जो मतलब मैंने आपको समझाया यहाँ पे आप वो नोट कर सकते हो। इस डायग्राम से मेरे ख्याल में आपको अच्छा खासा मतलब क्लियर हो चुका होगा। सही है। फिर यहाँ पे मतलब मैं आपके लिए कुछ चीज़ें लिखता हूँ याद रखने के लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के लिए, फिर वो जो है आप अपने लिए नोट करें। सही है। अच्छा, मॉलिक्यूल के लिए क्या क्या होता है? सपोज जो है यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल लिख लेता हूँ। मॉलिक्यूल का होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूल का जो फार्मूला होता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसका अगर रेशो निकालें, सपोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका जब रेशो निकालते हैं, रेशो मैंने निकाला CH2O आया, इसको हम क्या कहते हैं? ये हुआ एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, ये हुआ एम्पेरिकल फार्मूला। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का जब मास निकालेंगे वो क्या होगा? वो होगा मॉलिक्यूलर मास। वो क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास हुआ। ठीक है, ये क्या है? ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स के लिए, ये पूरा जितना भी मैंने लिखा है ये मॉलिक्यूल्स के लिए। अब आयंस के लिए हमारे पास क्या है? आयनिक कंपाउंड के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए इसका फार्मूला क्या है? इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसका क्रिस्टल यूनिट होता है, इसका क्रिस्टल यूनिट होते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला की जगह पर क्रिस्टल यूनिट होते हैं। ठीक है, अब इस क्रिस्टल यूनिट में से हमने एटम का रेशो निकाला, वो क्या होगा? वो होगा फार्मूला यूनिट होगा। देखो मैं आपको कंपैरिजन में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस मतलब सही से समझ में आए। मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूल का होता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल यूनिट होता है। क्रिस्टल यूनिट ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, फिर जो है इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में से जब आपने रेशो निकाला आइटम्स का मॉलिक्यूल के लिए, वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन आयनिक कंपाउंड के लिए वो कहलाएगा फार्मूला यूनिट। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला में से जब आप मास निकालते हो, मॉलिक्यूलर मास, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। लेकिन आयनिक कंपाउंड के लिए जब आप निकालते हैं वो क्या होता है? उसको हम कहते हैं फार्मूला मास। ठीक है, समझ में आया? होप कि आपको मतलब यहाँ पे समझ आ रहा होगा। बहुत ही मतलब एक जो है इंटरेस्टिंग सा जो है कन्फ्यूजन जो था वो मैंने आपके लिए यहाँ पे क्लियर किया। ठीक है, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर मास में, और क्रिस्टल यूनिट मॉलिक्यूलर यूनिट और फार्मूला मास में क्या डिफरेंस है। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसी वजह से मैंने कैटेगरी में पढ़ा है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर आपने देखा हो, बहुत सीक्वेंस में मैं जो है मतलब ये चैप्टर मैंने आपको करवाया कि इस सीक्वेंस में अगर हम चलेंगे तो चैप्टर मेमोराइज करने का जो है आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको ऑलरेडी मतलब दिमाग में बैठ जाएगा। सही है, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, ये हमने पढ़ा हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा है, मॉलिक्यूलर मास हमने पढ़ा है, क्रिस्टल यूनिट अभी मैंने आपको पढ़ा है, फार्मूला यूनिट अभी मैंने आपको पढ़ा है। सिर्फ एक ये फार्मूला मास, फार्मूला मास क्या है? ठीक है, इस फार्मूला मास को यहाँ पे 1-2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपके लिए सॉल्व करूँगा। अच्छा, ये वीडियो को पॉज करके आप नोट करें फिर से अपने लिए। अच्छा, फार्मूला यूनिट आपको मेरे ख्याल में आ गया। चलो मैं लिखता हूँ द रेशो ऑफ आयंस इन अ क्रिस्टल यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो क्रिस्टल यूनिट होता है उसमें जो है आयंस की रेशो क्या है, उस रेशो को हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट कहते हैं। इसका जो मास है, मास ऑफ दैट फार्मूला, मास ऑफ दैट फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड फार्मूला मास, फार्मूला मास। ठीक है, इस फार्मूला यूनिट का जब मास हम मतलब ड्राइव करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे फार्मूला मास। ठीक है, तो सपोज जो है सोडियम क्लोराइड का फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करते हैं। आप नहीं कह सकते हो व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, गलत है। व्हाट इज़ द फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका जो कैलकुलेशन है, पिछला वाला जो कैलकुलेशन मॉलिक्यूल्स के लिए हमने किया था सेम है, सिर्फ कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? जितने भी एटम्स हैं उसको आपने इस तरह सेपरेट लिखने हैं। ठीक है, सेपरेट लिखने के बाद सोडियम का एटॉमिक मास क्या है? सोडियम का एटॉमिक मास हमारे पास है 23, क्लोरीन का क्या है? 35। जिसको समझ में नहीं आया 23 किस तरह आया, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। सही है, 23 असल में जो है इसमें 11 प्रोटॉन है
एंड 12 न्यूट्रॉन है। तो टोटल हमारे पास 23 बना। ये हमारा लेक्चर यहाँ पे कट गया, पता नहीं किस वजह से। तो जो है हम थे फार्मूला मास में, ठीक है। फार्मूला मास क्या था असल में? फार्मूला मास, ठीक है। जब फार्मूला यूनिट का हम मास कैलकुलेट करते हैं, मास निकालते हैं, उस मास को हम कहते हैं फार्मूला मास, ठीक है। उस मास को हम क्या कहते हैं? फार्मूला मास कहते हैं। जिस तरह सपोज एक एग्जांपल मैंने लिया सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? ये फार्मूला यूनिट है टेबल साल्ट का। ये क्या है? फार्मूला यूनिट है टेबल साल्ट का। जब इसी फार्मूला का हम मास निकालेंगे, मास कैलकुलेट करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फार्मूला मास, ठीक है। इसके मास को हम कहते हैं फार्मूला मास। तरीका क्या है कैलकुलेट करने का? सबसे पहले आपने सेपरेट करना है। इसका जो कैलकुलेशन है सेम टू सेम उसी तरह है जिस तरह हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर देखा है, सोडियम मैंने सेपरेट किया, क्लोरीन मैंने सेपरेट किया। इसमें जो है सोडियम टोटल के सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो क्या है? 23 है, और क्लोरीन का क्या है? 35 है, ठीक है। अब ये 35 किस तरह आया, ये 23 किस तरह आया? ऑलरेडी इस पे भी हम एक लेक्चर कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। 35 असल में इसका ये मतलब है कि इसमें 17 प्रोटॉन है, एंड जो है इसमें टोटल 18 न्यूट्रॉन है। तो 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन को जब हम प्लस करते हैं तो टोटल 35 आते हैं। इसी तरह जो है सोडियम का मैंने लिखा है 23 का क्या मतलब है? 23 का ये मतलब है कि इसमें 11 प्रोटॉन है और इसमें 12 न्यूट्रॉन है। तो टोटल प्लस करेंगे 23 बनेगा। समझ में आया? ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये क्या है? ये जो है असल में इसका एटॉमिक मास है, ठीक है। ये जो 35 23 यहाँ पे मैंने लिखा है, ये एटॉमिक मास है। जब इसके साथ हम यूनिट लगाते हैं इस तरह AMU का, ये बनेगा रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हमने इस्तेमाल करना है रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब यूनिट आपने डालना है, ठीक है। सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास है 23 और क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 35। दोनों को प्लस करेंगे, क्या बनेगा? 58 AMU, ठीक है। अब ये 58 AMU जो आया, ये हमारे पास क्या है? ये इसको कहते हैं फार्मूला मास, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? फार्मूला मास, ठीक है। इसी तरह का जो है एक और एग्जांपल अगर मैं आपके लिए सॉल्व करूं, ये इसका एग्जांपल सॉल्व करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ये भी आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। पोटेशियम सेपरेट हुआ, ऑक्सीजन सेपरेट हुआ, हाइड्रोजन सेपरेट हुआ। पोटेशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। क्या इसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं? हाँ पॉसिबल है, कोई मसला नहीं। आप हाइड्रोजन को पहले लिख लो, ऑक्सीजन को बाद में लिख लो, कोई मसला नहीं, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है। तो पोटेशियम का मास हमारे पास है 38, ठीक है, 39। ऑक्सीजन का मास है 16 और हाइड्रोजन का मास है 1। टोटल 1 को इस पर रखेंगे, क्या होगा? 40, 50, 56। इसका मास क्या है? 56 AMU, ठीक है। इसके साथ भी यूनिट आपने लगाना है AMU, इसी तरह ये भी AMU, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जिस तरह पोटेशियम क्लोराइड का हुआ, के सेपरेट, क्लोरीन सेपरेट। पोटेशियम का मास क्या है? यहाँ पे इस्तेमाल किया 39। क्लोरीन का मास क्या है? 35। तो 5 + 9 क्या हो? 14, और 4 इधर 1 इधर, ये क्या हो? 74 AMU। इधर भी आपने यूनिट डालने हैं, ठीक है। ये मास आ गया। अब इस मास को आप नहीं कह सकते उसका फार्मूला मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। ये क्या है? ये है फार्मूला मास, ठीक है। क्यों? क्योंकि फार्मूला यूनिट से निकला है। ये भी फार्मूला यूनिट है, ये भी फार्मूला यूनिट है, और ये भी फार्मूला यूनिट है, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप ट्राई करो, सॉल्व करो उसको। जिस तरह हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। कैल्शियम आपने सेपरेट लिखा, मैं आपके लिए सेपरेट करता हूँ, आपने वहाँ से डाल के अपने खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैल्शियम अलग लिखा, ऑक्सीजन अलग लिखा, हाइड्रोजन अलग। ये 2 यहाँ पे जो 2 लगाया मैंने ना, ये 2 दोनों का, ये 2 ऑक्सीजन का भी है, ये 2 हाइड्रोजन का भी। इस तरह इसका मास, इसका मास, इसका मास, लास्ट में सम करो, आपका जो है फार्मूला मास निकल जाएगा, ठीक है। एक ये एग्जांपल आप सोल्व करें अपने लिए। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। एक एल्यूमिनियम है, ये 2 सॉरी यहाँ पे 3 है, ठीक है। ये 3 इस ऑक्सीजन का भी है और ये 3 इस हाइड्रोजन का भी है। ये 30 नहीं है, ये 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, आगे पीछे हो सकता है। हाइड्रोजन का आप पहले लिख लो, ऑक्सीजन को उसके बाद, मतलब कोई भी फ़र्क नहीं है। हाँ कुछ मतलब टेक्निकल इसमें, मतलब कुछ लोग फॉल्ट ले सकते हैं कि आपने यहाँ पे मिस्टेक की है, लेकिन मतलब कॉन्सेप्ट के लिहाज से जो आपका आंसर आएगा उसमें कोई भी मतलब फॉल्ट नहीं होगा, सही होगा, सही है। ओके, ये लेक्चर आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।